तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल उत्साह के संग पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने स्वर व उसके भेदों के बारे में जाना था, जिसमें कि हमने अयोगवाह के बारे में भी पढ़ा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है अयोगवाह। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अयोगवाह अनुस्वार, अनुनासिक व विसर्ग। अयोगवाह स्वर होते हैं। ये न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं न व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको कल भी करवाया था कि अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग होते हैं। अनुस्वार मीन्स हम जिसको बिंदु बोलते हैं वो अनुस्वार होता है, और अनुनासिक चंद्र बिंदु होता है, और विसर्ग जो दो बिंदु हम लगाते हैं वो विसर्ग होते हैं। ये हमारे स्वरों के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनको स्वरों के बाद में रखा गया है और व्यंजन से पहले रखा गया है वर्णमाला में। ये अयोगवाह कहलाते हैं। तो इन्हीं अयोगवाह में जो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आते हैं, मैं आज उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। अनुस्वार, इनका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है। इसे शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग हर वर्ग की अंतिम या पांचवी ध्वनि के स्थान पर भी किया जाता है। तो अयोगवाह क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकले। उच्चारण जैसे देखिए चंपक, चंपक, तो एक नाक जैसी आवाज़ आती है। रंग, रंग, कंघा, कंघा। तो आप जब इनका उच्चारण करके देखेंगे तभी आपको ये पता चलेगा। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? जैसे हम लिख रहे हैं चंपक, चंपक, तो ये जो अंग का साउंड आया वहाँ पे हमने ये जो बिंदु बोलते हैं उसको लगाया, यही हमारा अनुस्वार होता है। बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो हम बिंदु बोलते हैं और ये चंद्र बिंदु बोलते हैं और इसे विसर्ग बोलते हैं, इनको अगर हम बिंदु चंद्र बिंदु ना कहकर अनुस्वार और अनुनासिक कहने की ही शुरुआत से ही आदत बना लेते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि आगे जाकर ये हमें याद रहने लग जाते हैं। और अगर हम पहले से आदत नहीं बनाते हैं तो आगे जाकर हमें याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसे कभी भी बिंदु कह के ना बुलाएं, इसे अनुस्वार ही कहकर बुलाएं, और इसको चंद्र बिंदु ना कहकर अनुनासिक ही कहकर बुलाएं। तो ऐसे चंपक हो जाता है। और ये बिंदु लगने से शब्दों के अर्थ भी चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ शब्द बताती हूँ। जैसे हमने लिखा है गोद, गोद, गोद का मीनिंग आप समझते होंगे। गोद यानी कि माँ जो बच्चे को गोद में लेती है वो भी गोद होती है। लेकिन अगर इसी गोद को हम बिंदु लगा देते हैं, जो अनुस्वार लगा देते हैं, उससे इसका मीनिंग बदल जाता है, गोंद हो जाता है। इसी तरह अगर हम देखें तो अग, ये हो गया अग, और अगर इसी को बिंदु लगा देते हैं तो वो अंग हो जाता है। अंग, अंग यानी कि पार्ट ऑफ बॉडी। इसी तरह हमारा एक ये शब्द है र ग, रग। अगर इसे हम अनुस्वार लगाते हैं र अंग ग, देखो नाक में साउंड भी आ रही है, र अंग ग, रंग। अगर हम इसे अनुस्वार लगा देते हैं तो वह रंग हो जाता है। रंग मीन्स कलर हो जाता है, और रग मीन्स हमारी जो रग यानी कि पाइप्स, जो पाइप्स होती हैं, ब्लड पाइप्स जो होती हैं, वो होता है। इसका मीनिंग वो होता है। इसी तरह पच, पच और पंच। पच मीन्स पचना हो जाता है, पच का मीनिंग पचना हो जाता है, और पंच मीन्स पाँच, पाँच हो जाता है। तो एक बिंदु, एक अनुस्वार लगाने से ही अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ये था हमारा अनुस्वार। अगला है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक, इसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख से समान दबाव के साथ बाहर आती है। इसे शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय क्या होता है? वायु नाक और मुख दोनों से ही समान दबाव से, यानी कि एक जैसे ही स्पीड से के साथ बाहर आती है। और अनुस्वार में क्या था कि वायु सिर्फ नाक से ही बाहर निकलती है, और इसमें नाक और मुख दोनों से ही बाहर निकलती है एक साथ, एक जैसे दबाव के साथ। ये शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है। जैसे हम इसका उच्चारण करके देखेंगे तो तभी हमें पता चलता है। टांग, चांद, देखो नाक और मुंह में से, दोनों में से एक साथ आता है। मैं बच्चों आपको इसका एक और पहचान बताती हूँ अनुनासिक का। अनुनासिक में क्या होता है? जब अनुनासिक शिरोरेखा के ऊपर, जैसे शिरोरेखा के ऊपर, अब इसमें था हमने जो ये गोंद किया था, ये अनुस्वार यहाँ लग गया। अनुस्वार शिरोरेखा से ऊपर, शिरोरेखा होती क्या है? जो हम
हमने ये लिखा, रग लिखा, इसके ऊपर जो ये लाइन लगाते हैं ना, इसको हम सिरोरेखा बोलते हैं। तो सिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा आती है तो उसके साथ में अनुस्वार लग सकता है, अनुनासिक नहीं लगेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे मैंने बताया था गोद, तो इसमें हम अनुस्वार ऊपर लगा सकते हैं लेकिन अनुनासिक नहीं लगा सकते। ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। दोनों में से जब भी हमें ऐसे कन्फ्यूजन होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें बिंदु आएगी कि चंद्र बिंदु आएगी, तो उसका कन्फ्यूजन यही है। अगर सिरोरेखा के ऊपर आपको मात्रा दिखाई देती है तो समझ लो वहाँ पर बिंदु आएगी, अनुस्वार आएगा। और अगर वहाँ सिरोरेखा से ऊपर मात्रा नहीं है तो वहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा, बिंदु नहीं आएगी। चंद्र बिंदु मतलब अनुनासिक आएगा। नेक्स्ट है हमारा विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। इसका चिन्ह क्या होता है? ये 2 बिंदु होते हैं इसका चिन्ह। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, यानी कि जो शब्द संस्कृत से आए हैं, संस्कृत से यूं के यूं हिंदी में आए हैं, उनमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। उनमें क्या लगता है? उनमें विसर्ग लगता है। जैसे प्रातः, प्रातः का क्या अर्थ होता है? सुबह, मॉर्निंग। अतः, अतः और स्वतः। और इसमें एक और याद रखने की बात है, जो ये 2 बिंदु होती हैं इनका उच्चारण हमेशा ह के स्वर में किया जाता है। ह जो हम ह बोलते हैं उसके स्वर में इसका उच्चारण किया जाता है। प्रातः, अतः, स्वतः, अंततः, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा आगत ध्वनि। जो शब्द विदेशी भाषा से अपनाए गए हैं उन्हें आगत ध्वनि कहते हैं। यानी कि आगत का मीनिंग ही होता है प्राप्त करना या आना। जो दूसरी भाषा से हमारी भाषा हिंदी में आए हैं उन्हें आगत ध्वनियाँ कहा गया है। जैसे ज, व और फ, ये क्या है? आगत ध्वनियाँ हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय अर्धचंद्र बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्धचंद्र बिंदु, ये जैसे कि डॉक्टर, बॉल, टॉफी आदि। अब इसका उच्चारण, जो ये अर्धचंद्र बिंदु है, इसका उच्चारण हम ओ के स्वर में करते हैं। कभी ऐसे नहीं बोलते डॉक्टर, नो, वो हमारा गलत हो जाता है। डॉक्टर गलत हो जाता है, इसे क्या बोलेंगे? डॉक्टर। ऐसे लगा होता है जो अर्धचंद्र बिंदु, उसे डॉक्टर बोलते हैं। अब ये बाल नहीं है, ये है बॉल। ऐसे टाफी नहीं है, टॉफी। इस तरह से हम इसका उच्चारण करते हैं। तो ये आज हमने अपना अयोगवाह स्वर के बारे में जाना। अब हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अयोगवाह वे स्वर होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन से पहले आते हैं। अयोगवाह में कौन कौन से स्वर आते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आते हैं। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार जिनका उच्चारण करते समय हवा नाक से आती है और सिरोरेखा के ऊपर बिंदी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ये अनुस्वार होते हैं। और अनुनासिक क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय वायु क्या है? नाक और मुख दोनों से एक समान रूप से आएगी, उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे टांग, चांद, मांग। उसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों के रूप में किया जाता है। प्रातः, अतः, सत्य आदि। आगत ध्वनियाँ जो कि विदेशी भाषाओं से अपनाई गई हैं उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। अंग्रेजी भाषा से आए शब्द क्या हैं? हमारे आगत ध्वनियाँ हैं। डॉक्टर, बॉल, टॉफी आदि। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स।